7वीं सप्ताह के इस तीसरे लेक्चर में अब हम पिछले 2 व्याख्यानों में जो मशीनरी हमने सीखा उसका उपयोग करेंगे। हम का उपयोग उस सब चीज़ का उपयोग करेंगे जो इम्पीडेंसेस के बारे में हम जानते हैं कि एनर्जी स्थानांतरण के बारे में हम एक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान करने के लिए जानते हैं। यह समस्या क्या है? एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने की समस्या तथा तरंगों का उपयोग अनेक व्यावहारिक अनुप्रयोगों में एनर्जी तथा संकेतों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब भी आप अपने घर में इंटरनेट प्राप्त करते हैं तब कहीं ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग किया जाता है, और एक व्यावहारिक समस्या यह है कि हर अब और फिर ऐसे केबल काट सकते हैं। और क्या सामान्य रूप से किया जाता है? क्या इसे एक पैच वर्क की तरह स्पेलिंग कहा जाता है? आप सिर्फ उन्हें एक साथ से कुछ मतलब और फिर से केबल ऊपर और चल रहा है। कुछ मायने में क्या मूल रूप से एक लंबे केबल अब काट लिया गया था और आप इसमें तीसरी बॉडी को शुरू किया है। यह गारंटी क्या है कि एक ओर से आपके वेव से आने वाली सभी एनर्जी द्वितीय माध्यम पर ठीक से पारित की जाएगी? वास्तव में यह नहीं होगा। जो वेव बाएं से आती है उसके साथ कुछ एनर्जी ले जाएगी, और जब आपके पास इन 2 माध्यमों के बीच एक कूलर की तरह कोई वस्तु है तो एनर्जी का ह्रास होगा। व्यावहारिक समस्या निम्नलिखित है। ऐसी सभी स्थितियों में हम यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि माध्यम के बाईं ओर से तक किसी संचरण वेव द्वारा आने वाली संपूर्ण एनर्जी माध्यम में बिना किसी हानि के ले जाती है, अर्थात दाईं ओर प्रवाहित होती है। दूसरे शब्दों में, हम एनर्जी का बाएं से दाईं ओर स्थानांतरण करना चाहते हैं जबकि परावर्तित नहीं हो पाते। तो है कि व्यावहारिक समस्या और यहाँ हमारे में प्रवाहित होती है फिजिक्स के नियम। इस तरह हम इस समस्या का समाधान करते हैं। यहाँ मेरे पास वेव है कि इस दिशा में आने सामान्य रूप से आप एक परावर्तित वेव करने के लिए जा रहे हैं और फिर वहां एक संचरण वेव होने जा रहा है। अब मेरे पास के बीच यह कपलर है। जो मैं प्राप्त करना चाहता हूं वह ऐसी शर्त है कि कुल एनर्जी बाईं ओर से दाईं ओर जाती है और परावर्तित न हो, जिसका अर्थ है कि यह इस युग्मक के कुछ पैरामीटर्स पर कुछ कंस्ट्रेंट लगाने जा रहा है। अर्थात मैं इसे व्युत्पन्न करना चाहता हूं। मुझे कहना है कि मेरे पास 2 सीमाएं इस तरह है, एक x पर 0 के बराबर और x पर l के बराबर, और यह को 3 मीडिया में विभाजित करता है। मैं पहला लेने जा रहा हूं जिसकी बाधाएं z1 है, जो कुछ भी नहीं है, जो c1 में ρ1 के अलावा उस माध्यम में वेव का फेज वेलोसिटी है। इसी प्रकार मैं z2 होगा जो ρ2c2 है। सभी पंक्तियां लीनियर घनत्व हैं और z3 ρ3c3 है। यह डिस्टेंस इन 2 सीमाओं के बीच लंबाई l और है। मुझे सिर्फ पिक्टोरेज वेव के रूप में इस तरह की कुछ है। आने वाली वेव a1 इंटू ई पावर है I इंटू ओमेगा टी माइनस के एक्स 0 से हमारे सामान्य कन्वेंशन के बाद, और यह एक भी एक ई पावर यानी ओमेगा टी प्लस के एक्स लिए होगा। ध्यान दीजिए कि वहाँ साइन में एक अंतर है। वहाँ माइनस के एक एक्स और प्लस के एक एक्स है। इस तथ्य को दर्शाते हुए कि दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, और यहाँ वेव के लिए जो रीजन 2 में संचारित हो गया, मेरे पास 2 इंटू ई पावर आई ओमेगा टी माइनस के 2 एक्स है। और इसी प्रकार मेरे पास वेवफॉर्म है जो कि x से l के बराबर बाउंड्री से परावर्तित हो रही है, जो
होगा और अंत में मेरे पास एक संचरण वेव है। और अगर आप इसके बारे में सावधानीपूर्वक सोचेंगे, आप देखेंगे कि मैं इस रूप में अपनी संचारित वेव को इस रूप में लिखना होगा ई पावर आई ओमेगा टी माइनस के 3 गुणा एक्स माइनस एल है। स्पष्ट है, यह एक वेव है जो एक्स से निकलती है, एल के बराबर और की के बराबर होगा। इस वेव के लिए ओरिजिन बनाए तो एक्स एल के बराबर यह बस एक 3 ई पावर आई ओमेगा टी बन जाएगा। अंत में क्या मैं करना चाहता हूँ, इस क्वांटिटी के लिए एक एक्सप्रेशन सीमा परिस्थितियों में पहले प्राप्त करने के लिए, वह है कि परिसीमा के आर पार विस्थापन संतत, तथा द्वितीय यह है कि परिसीमा के आर पार ट्रांसवर्स फोर्स संतत भी होना चाहिए। हम दोनों सीमाओं एक्स शून्य और एक्स एल के बराबर के दोनों सीमा शर्तों के इन दो सेट लागू करेंगे। और इससे पहले कि हम आगे, मेरा मतलब है, आप देख सकते हैं कि वहाँ कई एम्पलीट्यूड्स यहाँ परिभाषित कर रहे हैं, एक ए दो ए तीन बी एक और बी दो है। लेकिन जैसा कि आप अंत में देख सकते हैं, मैं क्या चाहता हूँ, यह एक 3 और 1 के बीच का संबंध है, जिसका अर्थ है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे सब कुछ समाप्त करना होगा। मूल रूप से दो बी दो और बी एक हमें उन्मूलन करना होगा। मुझे पहले शून्य के बराबर बाउंड्री एक्स पर विस्थापन के लिए निरंतरता लागू करने दें। अगर मैं ऐसा करता हूं, मैं निम्नलिखित एक्सप्रेशन पाने के लिए जा रहा हूं। मैंने पूर्ण एक्सप्रेशन लिखी है। अब आप शर्त है कि यह एक्स शून्य के बराबर करने के लिए मिलान किया जा करने के लिए की जरूरत है। और अगर आप इसे तब में डाल दिया, आप ही पावर के साथ छोड़ दिया जाएगा, इनमें से प्रत्येक में ओमेगा शब्द और सभी की रद्द होगा और अंत में एक्स शून्य के बराबर एक्स पर होगा। मैं प्राप्त करने वाला हूं यह ए एक किया जाना चाहिए था और यह किया जाना चाहिए था बी एक। मैं फिर से ए एक प्लस बी एक एक दो प्लस दो के बराबर प्राप्त करने वाला हूं। तो यह एक संबंध है जो कि आपको मिल गया है। एक्स पर शून्य के बराबर विस्थापन की आवश्यकता के द्वारा कांस्टेंट है। अब यदि मुझे यह आवश्यकता हो कि एक्स पर शून्य के बराबर ट्रांसवर्स फोर्स या बल संतत हो, तो मुझे एक और संबंध मिलेगा। यह सब आवश्यक है। आप इस संबंध से शुरू करते हैं जो यहाँ दिया गया है और एक्स के संबंध में डेरिवेट ले और फिर एक्स शून्य के बराबर सब्स्टिट्यूट करें। हमने यह प्रक्रिया पहले के मॉड्यूल में की थी। मैं इसे विस्तार से नहीं दोहराऊंगा। मैं सीधे आपको मिलने वाले परिणाम को नीचे लिख दूंगा। मेरे पास इन स्थिरांक को जोड़ने वाला दूसरा संबंध है। मुझे एक ऐसा ही अभ्यास करना होगा जो एल के बराबर है। आप निम्नलिखित संबंध प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। यदि आप इस शर्त पर ध्यान दें कि विस्थापन संतत होना चाहिए, तो आपको यह संबंध प्राप्त होगा। यदि आप इस शर्त पर ध्यान दें कि ट्रांसवर्स बल संतत होना चाहिए, तो आपको यह दूसरा संबंध प्राप्त होगा। अब मेरे पास ये चार संबंध हैं। मुझे यह करना होगा कि इस प्रकार से हेरफेर करनी है कि मैं एक 3 और 1 से जुड़ सकता हूं, जिसका अर्थ है कि मुझे V1, V2 और 1 2 को इन चार समीकरणों से हटाना होगा। अर्थात हमें क्या करने की जरूरत है। इसलिए आरंभ में आप इन दोनों समीकरणों को लिखने के लिए मान लीजिए B1 को समाप्त करें और इसे 2 और B2 के रूप में लिखिए। इसी प्रकार आप समीकरण के दूसरे समुच्चय पर जाएं, A2 तथा B2 के पदों में 3 लिखिए और अंत में हम 1 1 तथा A3 से संबंधित होंगे। अगर मैं इस प्रक्रिया को पूरा करता हूं, यह कैसे काम करेगा? उदाहरण के लिए इक्वेशन के इन दो समुच्चय से भी एक को हटा देने पर मुझे निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होगा। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसे अपने आप करें। यह सरल और सरल संचालन है, इसमें कोई चाल शामिल नहीं है। अब मेरे पास यह इक्वेशन है जो A1 2 और B2 और
से संबंधित है, केवल एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है जो कि R12Z1Z2 बाय Z के बराबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, भी एक इक्वेशन का यह सेट प्राप्त होता है। यह एक्सप्रेशन अंत में मैं जो एक एक और ए3 एक से संबंधित है मिलता है, और यहाँ R12 R23 में R13 के बराबर होगा, और केवल R12 और 23 के लिए मूल्यों को सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप इसे के रूप में प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। Z1 Z3 द्वारा उस क्वांटिटी की आवश्यकता है जो एक होल स्क्वायर द्वारा A3 की आवश्यकता होती है। यह सीधे यहाँ से आता है। मैं एक होल स्क्वायर तर्क A3 लिख सकता हूँ, और यह केवल 2R13 के बराबर होगा। निस्संदेह यह सब स्क्वायर ब्रैकेटर के भीतर इस क्वांटिटी से विभाजित है, 2R13, जो कि होल स्क्वायर में होता है। अब मैं जो यहाँ से प्राप्त करना चाहता था उस पर वापस जा सकता हूँ, और जो Z3 बाय Z1 गुना A3 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर के बराबर है। और अब हमारे पास यह एक्सप्रेशन A3 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर है। हम यहाँ सब्स्टिट्यूट किए गए कुल स्क्वायर से A1 बाय A3 का स्थान एक होल स्क्वायर बना सकते हैं। परंतु इससे पहले कि हम ऐसा करें, कि मैं यहाँ हर में जो भी आ रहा है डिनोमिनेटर उस क्वांटिटी पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आपके पास एक कोसाइन टर्म और साइन टर्म वहाँ है। अब अगर मैं L2 लैम्ब्डा 2/4 कोस के 2L0 मान लूँ, और साइन के 2L1 के बराबर होगा, उस स्थिति में हमारे पास Z3 A3 स्क्वायर Z1 A1 स्क्वायर 4 R13 के बराबर होगा, जो R12 प्लस 23 होल स्क्वायर 1 के बराबर होना चाहिए। और यह सावधान होना आवश्यक है, यह वह स्थिति है जिसे हमने रखा है कि संचरित एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी और के बराबर होनी चाहिए। यह एक उस स्थिति को दर्शाता है, और यह तब होता है जब R12 R23 के बराबर होता है। तो R12 R23 के बराबर अगर आप वापस जाओ और तो देखते हैं क्या R12 और R23 है। हमें यह बताने जा रहा है कि यह शर्त Z1 को Z2 द्वारा संतुष्ट करने की आवश्यकता है, जो कि Z2 3 तक के बराबर होनी चाहिए। इक्विवेलेंटली Z2 स्क्वायर Z1 Z3 या Z2 Z1 Z3 के स्क्वायर रूट के बराबर होना चाहिए। इसके साथ कपलिंग मीडियम की लंबाई लैम्ब्डा 2/4 के बराबर होनी चाहिए। इन दो स्थितियों को एक साथ इम्पीडेंस मैचिंग कंडीशंस कहा जाएगा। यह मुझे बताता है कि मध्य माध्यम या केंद्रीय माध्यम की प्रतिबाधा, आपके पास 3 मीडिया वहाँ बाएं एक दाएं पर एक है, और इन दोनों के बीच एक मध्य एक था जिसका इम्पीडेंस Z2 था। यदि आप Z2 को Z1 Z3 का स्क्वायर रूट चुनना चाहते हैं और आप उस माध्यम की लंबाई लैम्ब्डा 2 को 4 तक चुनते हैं, उस स्थिति में आप इम्पीडेंस से मेल कर सकते हैं। व्यवहार में इसका अर्थ यह है कि बाएं से आने वाली सभी एनर्जी बिना किसी हानि के पूर्णतः संचरित होगी। ऐसे प्रकरण में परावर्तित कंपोनेंट नहीं होंगे। तो इसके साथ मैं इस मॉड्यूल को बंद कर दूंगा, और अगले 2 मॉड्यूल में कुछ समस्याओं के साथ जारी रहेगा।